गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था। आज अपन मेथड्स पढ़ते हैं कि कितनी मेथड्स होती है जिसके बेसिस पे अपन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स एज यू कैन सी हियर। वन इज परसेंटेज मेथड, नेक्स्ट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड लास्ट वन इज ज्योमेट्रिक मेथड। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी परसेंटेज मेथड, तो परसेंटेज मेथड जो होती है बेटा, कल वैसे मैंने आपको ये बता दिया था वीडियो के अंदर, बट एक बार शॉर्ट में हम इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग सेग्रीगेटेड वे में पढ़ लेते हैं ना। तो परसेंटेज मेथड में क्या था बेटा, तो फॉर्मूला था अपने पास परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दी क्वांटिटी, है ना, कि कितने परसेंट से क्वांटिटी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की चेंज हुई और कितने परसेंट से प्राइस चेंज हुई। इसके अकॉर्डिंग हम इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसी के अंदर ये जो मेथड है इट वाज डिराइव्ड बाय या प्रपाउंड बाय दी प्रोफेसर फ्लक्स, उन्होंने डिराइव की थी मेथड। और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो प्रोफेसर मार्शल, जो हमारे इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने डेफिनेशन दी है वेलफेयर ओरिएंटेड, ठीक है, उन्हीं ने इस्टेब्लिश की थी या परफॉर्म की थी, ये बोल सकते हैं। और ज्योमेट्रिक मेथड जो होते हैं उसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू अपन स्टडी करते हैं कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कैसी होगी। सो लेट्स स्टार्ट दी फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का जो होता है वो ये है, ईपी मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज। आपको पता है ट्रायंगल का साइन चेंज का होता है, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें आपको क्वेश्चन डायरेक्टली दे देगा कि जस्ट अज्यूम 20% से डिमांड क्वांटिटी की डिमांड चेंज हो रही है, ठीक है, और 20% से जस्ट अज्यूम प्राइस चेंज हो रही है। तो प्राइस चेंज भी 20% है, क्वांटिटी चेंज भी 20% है, तो अपन इसे लिख सकते हैं 20/20 वुड गिव यू 1। मतलब कि हमारा जो इलास्टिसिटी का वे होगा या इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का फिगर होगा तो वो कॉमन फिगर होगा 1। ठीक है, तो इफ़ द आंसर इज़ 1 देन इट वुड बी यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, क्या हो जाएगी वो यूनिटरी इलास्टिक, मतलब कि आपका जितने परसेंट से डिमांड चेंज हुआ उतने परसेंट से ही प्राइस चेंज हो गया। सॉरी, जितने परसेंट से प्राइस चेंज हुआ उतने परसेंट से डिमांड पे भी फर्क पड़ गया, मीन्स परसेंटेज इज सेम। देन वी आर टॉकिंग अबाउट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इलास्टिसिटी इज 1। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं कि देन देयर मे बी द कंडीशन जब आंसर 1 से कम आए, ठीक है, मतलब 1 से कम आए, पॉइंट के अंदर आंसर आ जाए या 1 से कम आ जाए, 0 आ जाए या और कुछ आ जाए, 0 पॉइंट समथिंग लाइक दैट, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं लेस देन यूनिटरी। इट मीन्स ये जो मीनिंग है ये अपन को क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, तो अगर अपन बात कर सकते हैं लेस देन यूनिटरी की अगर अपन बात करते हैं तो मान लो कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो क्या है, जस्ट अज्यूम परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो 10% से हो रहा है, और मान लो परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20% से हो रहा है, तो अपन कैंसिलेशन करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, मतलब 1 से कम है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अपन को समझ में आ रहा है कि जो डिमांड है वो कम परसेंट से रिस्पॉन्स कर रही है एज कंपेयर टू प्राइस। ठीक है, प्राइस ज़्यादा परसेंट से चेंज हो रही है बट डिमांड जो है वो कम परसेंट से चेंज हो रही है, इसीलिए अपन उसको बोल रहे हैं लेस देन यूनिटरी, क्योंकि आंसर 1 से कम है। ठीक है, तो अब आप ही सोचो, आप कॉमन सेंस से सोचो कि आंसर 1 से ज़्यादा कब होगा, जब नीचे वाला फैक्टर जो है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो छोटा होगा। अगर वो बड़ा है तो आंसर तो सीधी सी बात है 1 से कम आने वाला है। अगर दोनों फैक्टर इक्वल होंगे, मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होंगे, तो आंसर 1 आ जाएगा। अगर इन दोनों में फ्रैक्शन की फॉर्म में अपन जो भी नंबर्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो अपन देखते हैं उसका बेस अगर छोटा है तो लेस देन यूनिट होगा, सिंपल सी बात है, और बेस बड़ा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मोर देन यूनिट। तो अगर अपन बात कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी अगर 1 से ज़्यादा इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। जस्ट अज्यूम मैं कंडीशन चेंज कर दूँ कि प्राइस चेंज हो गई 10% से बट डिमांड जो है वो 20% से चेंज हुई, प्राइस चेंज हुई 10% से, डिमांड 20% से, तो अपन फॉर्मूला लग देंगे प्राइस परसेंटेज चेंज 10 और डिमांड 20%, मतलब आंसर आ गया 2, मतलब 1 से ज़्यादा। तो इस कंडीशन में अपन को क्या समझ में आया कि भैया प्राइस कम परसेंट से चेंज होगी बट डिमांड का रिस्पॉन्स ज़्यादा परसेंटेज होगा। ओके, आई होप यू गॉट इट। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होते हैं तो अपन बेस देखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस 1 है, यूनिटरी इलास्टिक। नेक्स्ट मतलब कि दोनों ही चीज़ें जो है वो सेम वे में रिस्पॉन्स कर रही है, 20% से प्राइस बढ़ा तो 20% से डिमांड कम हो गई, ऐसा। लेस देन यूनिटरी के अंदर अपन समझ सकते हैं कि लेस देन यूनिटरी के अंदर क्या होगा कि हम देखेंगे कि डिमांड कम परसेंट से चेंज होगी बट प्राइस ज़्यादा से चेंज होगी, और मोर देन यूनिटरी इसका रिवर्स हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट चीज़ होती है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। बेटा ये बहुत सिंपल है, इसके अंदर सिर्फ आपको ये कंसिडर करना है दैट व्हाट वुड बी योर एक्सपेंडिचर, मतलब कि जस्ट अज्यूम आप एक यूनिट किसी चीज़ की खरीदते हो, वो 6 रुपये की मिलती है, तो अगर प्राइस चेंज होती है तो आप 2 यूनिट खरीदते हो, तो 1 यूनिट खरीदते हो
तो कितने रुपए में हो रही है, 6 रुपये में। मान लो 2 यूनिट परचेस करिए आपने 3 रुपीज़ में, तो आपका एक्सपेंडिचर कैसा होता है, इट्स जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंडिचर, मतलब आप कितना स्पेंड करते हो। तो मान लो फर्स्ट कंडीशन में आपने 6 रुपीज़ स्पेंड किया, सेकेंड कंडीशन में भी आपने 6 रुपीज़ स्पेंड किया, मीन्स योर एक्सपेंडिचर इज नॉट चेंजिंग, है ना। तो आपको यही देखना पड़ता है कि आपने टोटल कितना स्पेंड किया। पहले अपन देखते थे परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, अब अपन देख रहे हैं एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग। तो एक्सपेंडिचर मेथड में भी 3 बेस होते हैं। डिमांड या तो इलास्टिक हो सकती है, या तो यूनिटरी इलास्टिक हो सकती है, या फिर इन इलास्टिक होती है। तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिटरी इलास्टिक, सबसे पहले अपन अपना बेस देखते हैं। तो इन दैट केस द एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब यूनिटरी इलास्टिक वाली कंडीशन कौन सी हो जाएगी, तो भैया जब हमारा एक्सपेंडिचर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। मतलब जस्ट अज्यूम आपकी प्राइस जो है वो 4 रुपीज़ हो जाती है। मान लो प्राइस यहाँ पे दे रखी है, डिमांड क्वांटिटी यहाँ पे देते हैं, एक्सपेंडिचर यहाँ पे कैलकुलेट करें। मान लो प्राइस 4 रुपीज़ है, तो आप 3 यूनिट लेते हो। अब देखो आप देखो प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, प्राइस मान लो 3 रुपीज़ हो गई, तो आप यूनिट कितनी बढ़ा दोगे, 4 बढ़ा दोगे। मतलब आपका एक्सपेंडिचर क्या होने वाला है, पहले भी 12 रुपीज़ आप स्पेंड करते थे, अभी भी आप 12 रुपीज़ ही स्पेंड कर रहे हो। मीन इन दैट केस एक्सपेंडिचर इन बोथ केस वुड बी इक्वल, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, आई होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, है ना। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड मतलब कि एक्सपेंडिचर चेंज इन रिवर्स प्रपोर्शन। मतलब क्या होता है बेटा, पहले ये पढ़ने से पहले सिंपल तरीका इन इलास्टिक पढ़ो, क्योंकि अपन को ये सिंपल तरीके से समझ में आएगा। इन इलास्टिक डिमांड मतलब क्या है कि हमारा डिमांड चेंज नहीं हो रहा। इन इलास्टिक मतलब चेंज हो ही नहीं रहा है, मतलब प्राइस कुछ भी हो, हमारा एक्सपेंडिचर क्या रहने वाला है, उस वे में रिस्पॉन्स नहीं करने वाला है जिस वे में करना चाहिए। ठीक है, तो इन इलास्टिक डिमांड में जस्ट अज्यूम आपकी प्राइस हो जाती है 10 रुपीज़। जस्ट अज्यूम प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़, तो आप 100 यूनिट अज्यूम करते हो कि 100 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, मतलब टोटल आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 1000 यूनिट का। अब प्राइस क्या हो गई आपकी 9 रुपीज़, मतलब देखा जाए तो आपकी प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो सीधी सी बात है डिमांड क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। तो डिमांड अपनी मान लो अपन ने 110 यूनिट परचेस कर ली, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर अपना कितना हो गया 990 का। कितने का हो गया 990, मतलब अपन सिंपल सा बोले कि 1 रुपये का चेंज जो होता है एक्सपेंडिचर में, वो अपन को क्या लेके आता है, 10 यूनिट के या 10 रुपये के चेंज के इक्वल लेके आता है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है या इलास्टिसिटी जो है वो क्या है, कम हो गई है। मतलब कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो टोटल सेम परसेंटेज या सेम वे के अंदर क्या करने वाला है, रिस्पॉन्स करने वाला है। मतलब आप देखो प्राइस तो कम हुई, प्लस उसके साथ एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, कम। अब जस्ट अज्यूम प्राइस बढ़ जाती तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाता, बढ़ जाता, मीन्स द रिलेशन वुड बी सेम। ठीक है, तो जब अपन सेम प्रपोर्शन की बात करेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। सीधी सी बात है, वही आपको कैंसर की दवाई वाला मैं एग्जांपल दूं, ये जो नेसेसिटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम स्पेंड तो उतना ही करने वाले, उतने ही रुपये लगाने वाले। ठीक है, वही चीज़ है। अब अपन बात कर सकते हैं इलास्टिक प्रोडक्ट। तो इलास्टिक आपको देख के समझ में आ गया होगा कि डिमांड तो चेंज होने वाली है, बट इट वुड बी इन रिवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था कि भाई प्राइस कम हुई तो एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, मतलब यहाँ पे एक कंडीशन क्या थी, सेम, मतलब दोनों का या तो इंक्रीज होगा या तो दोनों का डिक्रीज होगा। बट इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा रिस्पॉन्स जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा या इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। मतलब आपका प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है बट आपका एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जस्ट अज्यूम, या प्राइस डिक्रीज हो रहा है और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। अगर ऐसी कुछ कंडीशन होती है रिवर्स की तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, इलास्टिक डिमांड। आई होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको शायद समझ में आई होगी। बेटा अब अपन पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग दी प्राइस इलास्टिसिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो जैसा आपको पता है, हमने पहले पढ़ रखा है कि इलास्टिसिटी या फिर डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो वैसे ही कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनका इफेक्ट होता है कुछ। So one is nature of commodity. Very first thing which you have to keep in your mind is that what is the nature of your product we are going to consume. क्या प्रोडक्ट आपके लिए नेसेसरी है। इफ़ प्रोडक्ट इज नेसेसरी इन नेचर देन आप उसको कंज्यूम करोगे ही सही, चाहे प्राइस कुछ भी हो। तो प्राइस इलास्टिसिटी के लिए सबसे बेस या सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, कौन सा फैक्टर होता है। तो वन इज द नेचर ऑफ द कमोडिटी, मीन्स आप किस टाइप के प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हो। दैट पर्टिकुलर नेचर वुड बी द पार्ट, उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली जो गुड्स होते हैं जो एक्सपेंसिव होते हैं या लग्जरी होते हैं उनकी डिमांड जो होती है वो जनरली इन इलास्टिक होती है। ठीक है,
नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं कंज्यूमर्स इनकम। तो एज यू कैन सी हियर कि कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो एक तरीके से रिस्पॉन्स करती है पॉजिटिव वे के अंदर, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी का कंज्यूमर्स इनकम ऑल्सो अफेक्ट दी प्राइस इलास्टिसिटी इन अ वे दैट इफ कंज्यूमर इनकम इज इंक्रीजिंग, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो एक्सपेंडिचर है, मतलब अभी अपन ने जैसे सीखा एक्सपेंडिचर मेथड में, तो वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मीन्स हम क्या करने वाले, ज़्यादा कमोडिटी या ज़्यादा क्वांटिटी को परचेज करने वाले। नेक्स्ट वुड बी द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसके अंदर अपन ये देखने वाले हैं कि हमारा इकोनॉमी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस वे के अंदर हो रहा है। मीन्स इफ़ यू आर अ वेज अर्नर, ठीक है, अगर आप वेज अर्नर करते हो तो योर अर्निंग वुड बी इन अ वे कि आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रुपए मिलने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, उसमें कुछ डेली बेसिस पे एक्सपेंडिचर करोगे। बट इफ़ यू आर अर्निंग इन अ वे ऑफ सैलरी, अगर आपको सैलरी के वे में कुछ मिलता है, मतलब आपको अगर मंथली बेसिस पे कुछ अर्निंग होती है, तो आप पूरा ईयरली एक्सपेंडिचर बेयर करने की कैपेबिलिटी रखते हो। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट विच कंसिडर वाइल कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो डेफिनेटली इफेक्ट करेगा ही, सही है ना। आपको पता है कि प्राइस का और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन होता है। नेक्स्ट इज हैबिट। जस्ट अज्यूम, अगर अपन बात कर रहे हैं हैबिट के बारे में, तो इफ देर इज एनी हैबिट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, अगर किसी पर्सन के लिए कोई हैबिट है, कोई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंजम्पशन करना, देन उस प्रोडक्ट के लिए वो उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आप बोल सकते हैं कि उसकी इलास्टिसिटी पे उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है। समटाइम हैबिट बिकेम नेसेसिटी फॉर अस, ठीक है, कभी कभी हैबिट नेसेसिटी भी बन जाती है। तो कुछ भी प्राइस हो, आप उसको परचेज करने के लिए केपेबल इनफ होंगे। नेक्स्ट वुड बी द टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो अगर अपन जनरली बात कर सकते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट टाइम से रिलेटेड होते हैं, दे बिकम मोर इलास्टिक, मतलब उन प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा इलास्टिक होती है, ठीक है, विथ रिस्पेक्टिव टू टाइम। एक दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि कंज्यूमर जो होता है कभी लॉन्ग टाइम तक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहा, तो वो ये सोच सकता है कि हम ये सोच सकते हैं कि हम लंबे टाइम तक अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, देन उसकी प्राइस इलास्टिसिटी से अपन को क्या हो जाएगा, कंफर्ट जोन मिलने लग जाता है, तो अपन उसको डेफिनेटली कंज्यूम करेंगे। नेक्स्ट होता है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, मतलब सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपनी इनकम का कितना परसेंटेज स्पेंड कर रहे हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो कोई पर्सन की ज़्यादा परसेंटेज से इनकम का कुछ अपनी इनकम से कुछ ज़्यादा परसेंट स्पेंड करता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो उसकी अगर प्राइस चेंज होगी तो वो जनरली डिमांड उसकी इन इलास्टिक होगी। बट अगर कभी स्मॉल प्रपोर्शन होता है और उसकी प्राइस चेंज होती है तो डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन। वी कैन इजीली से कि जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर सेम रिलेशन चलता है। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो भी सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्रोडक्ट रिलेटेड गुड्स, ठीक है, अगर अपन रिलेटेड गुड्स की बात करें, इन दैट पर्टिकुलर केस क्या हो जाता है कि हमारा प्रोडक्ट जो भी है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, चेंज होती है। अगर कोई प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट अवेलेबल है और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपको सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक रहेगी। बट अगर किसी प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि पर्सन स्विच कर जाएगा दूसरे प्रोडक्ट पे। या कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो इन सेम केस दैट वुड ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर अपन बात करते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज ऑफ कमोडिटी, मतलब कभी अगर मान लो कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको अपन कंज्यूम अभी नहीं करना चाहते, इफ वी कैन पोस्टपोन अ पर्टिकुलर कंजम्पशन, मतलब हम सोचते हैं कि चलो हम फ्यूचर में कंज्यूम कर लेंगे, देन इट्स ओके फॉर अस। ये कंडीशन अपने लिए ओके बन जाती है, मीन्स अपन उसकी डिमांड को इलास्टिक नहीं कर सकते, ठीक है। कभी अगर हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पोस्टपोन नहीं कर सकते, ठीक है, अगर नहीं कर सकते हम पोस्टपोन, तो उसकी डिमांड बेसिक सी बात है कि इन इलास्टिक होगी, ठीक है। बट अगर मान लो कि अपन किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को पोस्टपोन कर सकते हैं, कंजम्पशन की सोच सकते हैं कि ओके वी कैन कंज्यूम इट इन फ्यूचर, तो फिर उस केस में पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि अपन ने चेंज कर दिया ना, अभी की जगह बाद में चेक करेंगे परचेज, तो फिर वो चीज़ क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। अब अपन बेटा ज्योमेट्रिक मेथड जो है वो पढ़ लेते हैं, वो बहुत सिंपल है। उसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट आपको कंसिडर करना है, वो है कि आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन उसमें प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू ही अपन सारा वर्क उसमें करने वाले हैं। तो पॉइंट मोड मेथड के अंदर बेटा अपन देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा y एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमारा y एक्सिस है और यहाँ पे हमारा 0 है, ठीक है। जस्ट अज्यूम ये एक कंडीशन है, ये एक पॉइंट है जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड अपन कंज्यूम करें, मतलब इस प्राइस पे, आपको पता है यहाँ पे प्राइस लिखते हैं, यहाँ क्वांटिटी लिखते हैं, इस पर्टिकुलर प्राइस पे अपन इतना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, जस्ट अज्यूम। तो अब अपन क्या करेंगे, हमारा डिमांड कर्व जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और अब अपन एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे इन पॉइंट्स को टच करती हो, या ये बोल सकते हैं कि अपन एक्सिस को टच करने वाली लाइन होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन एक पॉइंट डिराइव कर सकते हैं यहाँ पे, जस्ट अज्यूम इसको ए नाम दे दो, इसको नाम दे दो बी, ये लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो अपन कैलकुलेट करेंगे DA और DB के बीच का रेशियो, ठीक है। तो DA और DB के बीच का रेशियो कैलकुलेट अपन को करना है, अपन को रेशियो निकालना है। तो इफ़ रेशियो ऑफ DA इज इक्वल टू DB, मतलब DA और DB के बीच का डिफरेंस अगर इक्वल है, मीन्स रेशियो अगर इक्वल है, प्रोपोर्शन इक्वल है, तो अपन उस प्रोडक्ट को क्या बोल देंगे, जो प्रोडक्ट है उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, यूनिटरी इलास्टिक, मतलब कि जिस परसेंटेज से प्राइस चेंज हुई है उतने ही परसेंट से क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हुई है, ठीक है। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग, अगर अपन दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं, मतलब कि अगर इफ़ द प्रोपोर्शन इज ऑफ DA इज़ मोर, मतलब कि DA का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं कि DA का प्रोपोर्शन जो है, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, अब DA का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो सकता है या फिर DA का प्रोपोर्शन क्या हो सकता है, कम हो सकता है विद रिस्पेक्टिव टू DB, देन डिमांड फॉर DA का प्रोपोर्शन अगर ज़्यादा है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारी डिमांड जो उस प्रोडक्ट के लिए क्या बन जाएगी, इलास्टिक बन जाएगी, जस्ट बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांड को ज़्यादा परसेंट से चेंज कर रहा है, ठीक है। ये प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब वैसे ही DA का प्रोपोर्शन अगर छोटा हो जाता है, मीन्स प्राइस का चेंज ज़्यादा प्रोपोर्शन से हो रहा है एज़ कम्पेयर टू DA, मतलब क्वान्टिटी के कंपेरिजन में, ठीक है। तो यही चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे डिमांड जो हो जाएगी वो इनइलास्टिक हो जाएगी। आई होप यू गॉट इट। आप इसमें रेशियो निकालेंगे पॉइंट मेथड के अंदर, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, इफ बोथ आर इक्वल देन यूनिटरी इलास्टिक, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 20% वाला लॉजिक जो पहले पढ़ा था, DA मोर देन DB, तो इस कंडीशन के अंदर जो डिमांड पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हो जाएगी वो हो जाएगी इलास्टिक, और अदरवाइज की केस में क्या हो जाएगी, अगर ये कम परसेंटेज से होता है तो उसके केस में हो जाएगी डिमांड हमारी इनइलास्टिक। ओके, आई होप यू गॉट इट। और अपना चैप्टर जो है इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। आप इस बेटा इन सारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को खुद प्लॉट कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।